मैं विनीता मिश्रा आप सभी दर्शकों का जिले के नंबर 1 चैनल सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में स्वागत करती हूं। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए कि नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पे। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिलाधिकारी ने स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारियों के साथ की बैठक। मुजफ्फरपुर न्यायालय के 7 जज कोरोना संक्रमित होने के बाद 30 अप्रैल तक न्यायालय को किया गया बंद। और मुसहरी थाना क्षेत्र के एक गांव में इंटर की छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। तो ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। समाहरणालय सभा कक्ष में जिलाधिकारी ने कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारियों के साथ अहम बैठक कर कई जरूरी निर्देश दिए। जिले में कोरोना के बढ़ते संक्रमण से संक्रमित मरीजों की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि को देखते हुए शनिवार को समाहरणालय स्थित सभागार में जिलाधिकारी प्रणव कुमार की अध्यक्षता में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने कोविड-19 की सैंपलिंग, जांच, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, टीकाकरण स्थिति और कंटेनमेंट जोन से संबंधित अधिकारियों के साथ समीक्षा की। साथ ही जिलाधिकारी ने कई अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिया। बैठक में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कोरोना से संक्रमित मरीजों के SKMCH और निजी अस्पतालों में चल रहे इलाज की जानकारी दी गई। वहीं जिलाधिकारी ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों के मद्देनजर पूरी तत्परता के साथ कार्य करना सुनिश्चित किया गया है। बैठक में कोविड पर प्रभावी नियंत्रण के मद्देनजर विभिन्न कोषांगों का जो गठन किया गया है उसके वरीय पदाधिकारी और नोडल पदाधिकारियों के साथ एक समीक्षात्मक बैठक हुई, जिसमें जिलाधिकारी द्वारा सभी वरीय और नोडल पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि अपने अपने कोषांगों के प्रति जो महत्वपूर्ण दायित्व है उसका निर्वहन हर हाल में गंभीरतापूर्वक किया जाए। इसमें किसी भी तरह की कोताही नहीं होगी। तो बारी बारी से सभी कोषांगों के कार्यों की अद्यतन स्थिति की समीक्षा की गई और महत्वपूर्ण निर्देश जिलाधिकारी के द्वारा दिए गए। जिला न्यायालय के 7 जज कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद न्यायालय को 30 अप्रैल तक बंद कर दिया गया है। जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण से 7 न्यायिक अधिकारियों और उसके परिजनों के कोरोना से संक्रमित होने पर सिविल कोर्ट को 30 अप्रैल तक के लिए बंद कर दिया गया है। वहीं सिविल कोर्ट में कार्यरत 18 कर्मचारी भी कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। वहीं एक सप्ताह में दूसरी बार सिविल कोर्ट को बंद किया गया है। इससे पूर्व 17 अप्रैल को 4 दिनों के लिए कोर्ट बंद कर दिया गया था। 4 दिनों के बंदी के बाद गुरुवार को सिविल कोर्ट खुला था। स्थिति में सुधार नहीं होने पर प्रभारी जिला व सत्र न्यायाधीश ने 30 अप्रैल तक के लिए सिविल कोर्ट बंद करने के संबंध में सूचना जारी की है। इससे पूर्व दोनों अधिवक्ता संघ ने 20 अप्रैल को वर्चुअल बैठक कर 30 अप्रैल तक न्यायिक कार्यों से खुद को अलग रखने का फैसला लिया था। बंदी के दौरान सिर्फ आरोपित के डिमांड पर कार्रवाई होगी, शेष तमाम न्यायिक कार्य नहीं होंगे। बंदी के दौरान परिसर व कॉलोनी में सैनिटाइजेशन का कार्य करवाया जाएगा। इस संबंध में जिला बार एसोसिएशन के महासचिव प्रवीण कुमार ने बताया कि कोरोना संक्रमण पूरे देश और जिले में तेजी से फैल रहा है। ऐसी परिस्थिति में बार एसोसिएशन ने निर्णय लिया है कि आगामी 30 अप्रैल तक कोर्ट का काम बंद रहेगा। देश में कोरोना के आंकड़े प्रतिदिन चौंकाने वाली आ रही है। ऐसे में लगातार कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं, जिससे लोग ज़्यादा संक्रमित हो रहे हैं और लोग सावधानियां नहीं बरतते हुए नज़र आ रहे हैं। लोग जो हैं बेवजह सड़क पर निकलना अब भी कम नहीं कर रहे हैं। आपको याद होगा कि मुजफ्फरपुर के विभिन्न सरकारी कार्यालयों में कई सौ कोरोना संक्रमण पाए गए हैं। कई लोगों में संक्रमित कोरोना से हुए हैं कर्मचारी, लेकिन अब कोरोना ने मुजफ्फरपुर कोर्ट परिसर में भी अपनी दस्तक दे दी है और इस कोर्ट परिसर में 7 जज समेत 18 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद कोर्ट परिसर में हड़कंप मच गया। तस्वीर हम दिखाना चाहेंगे, इसी कोर्ट परिसर का है, जहां पे सड़कों पे आप देखिए किस तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ है। यहाँ अमूमन प्रतिदिन भीड़ लगी रहती थी, लोगों का, वकीलों का, पुलिस का और जो कोर्ट से संबंधित कर्मचारी हैं उनकी भीड़ लगी रहती थी। लेकिन आज तस्वीर कुछ बदला सा नज़र आ रहा है। तस्वीर में आप साफ तौर पे देख सकते हैं
कि इस तरीके की तस्वीर जो चौंकाने वाली तस्वीर है, ये चौंकाने वाली तस्वीर जो हुई है, 7 जज और 18 कर्मचारी पॉजिटिव आए हैं, जिसके बाद पूरे कोर्ट परिसर में हड़कंप मच गया। हालांकि कोर्ट तो पूरी तरीके से 30 अप्रैल तक बंद कर दिया गया है, लेकिन यहाँ सिर्फ रिमांड की सुविधा ही दी गई है। ऐसे में अगर आप इस चीज़ को देखकर नहीं सीखे, अपने आप को सावधानियां बरतने से नहीं रोके, तो फिर स्थिति और भयावह हो सकती है। मैं अपने सहयोगी विकास के साथ सोनू शर्मा, सिटी न्यूज़, मुजफ्फरपुर। कोरोना संक्रमित के इलाज को लेकर पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा ने तुर्की स्थित अपने मेडिकल कॉलेज में 90 बेड का कोविड वार्ड की शुरुआत की है। कोविड पीड़ित मरीज के लिए अच्छी खबर है। नगर विकास एवं आवास विभाग के पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा ने पहल करते हुए तुर्की स्थित अपने मेडिकल कॉलेज में 90 बेड के साथ कोविड केयर वार्ड ओपन करा दिया है। जिला प्रशासन की तरफ से भी इसके लिए मंजूरी मिल गई है। पूर्व मंत्री श्री शर्मा ने बताया कि तुर्की व चंद्रहट्टी के बीच में एनएच के पश्चिम तरफ आरडीजेएम मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल है। पहले से यहां ओपीडी सहित इमरजेंसी मरीजों का इलाज चल रहा था। अस्पताल में 8 वेंटिलेटर सहित आईसीयू की व्यवस्था की गई है। जिन कोविड मरीज की हालत ज़्यादा खराब होगी, उन्हें आईसीयू के साथ वेंटिलेटर पर रखा जाएगा। पूर्व मंत्री ने कहा कि आवश्यकता पड़ने पर बेड की संख्या और बढ़ा दी जा सकती है। पहले चरण में 90 बेड की उपलब्धता सुनिश्चित कराई गई है। प्रबंधन को बेहतर इलाज का निर्देश मेरी तरफ से दिया गया है। अस्पताल के भीतर क्या कुछ व्यवस्था की गई है, इसको लेकर हमारे संवाददाता ने पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा से बातचीत की। पूरे देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। स्थिति यह हो गई है कि कोरोना मरीज को अब बेड नहीं मिल रहा है। वहीं पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा के द्वारा एक अच्छी पहल की गई है और तुर्की स्थित एक कोविड केयर सेंटर बनाया गया है, जो कि 90 बेड का है। तो उन्हीं से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि वहाँ जो व्यवस्था की गई है, क्या जिला प्रशासन से मंजूरी मिल गई, इसके अलावा क्या व्यवस्था है और क्या इनका उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है और क्या व्यवस्था है वहाँ। देखिए, बिल्कुल जो मेडिकल कॉलेज तुर्की में कलाम साहब ने वहाँ उसका शिलान्यास किया था। काफ़ी बनाने में समय लगा है। मेडिकल कॉलेज वह जो है राधा देवी जागेश्वरी महाविद्यालय मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल उसमें चालू है और कार्यरत है, लेकिन कोविड के लिए वहाँ पर अभी तक व्यवस्था नहीं की गई थी। पिछले साल जब कोरोना आया था तो वहाँ पर सरकार ने उसको लेकर के अपना संचालित किया था, लेकिन इस बार हम लोग अपने ढंग से 90 बेड का वहाँ कोविड केयर के लिए हम लोगों ने बनवाया है और 1 से 2 रोज़ में वह कोविड के लिए केयर के लिए वह चालू हो जाएगा। डॉक्टर और सारी इक्विपमेंट, सारी दवाइयाँ वहाँ उपलब्ध कराई गई है। हम आपके ज़रिए बताना चाहते हैं कि पूरे देश में आदमी आज संक्रमण की स्थिति में महामारी से पीड़ित है। लोग बेचैन है, जगह नहीं मिल रही है और लोग को हर तरह से हर शहर में लोग मर रहे हैं। हम समझते हैं कि इस दुखद स्थिति में हम लोग चुप नहीं बैठ सकते थे, इसलिए हम लोगों ने अपने उस मेडिकल कॉलेज को में 90 वार्ड कोविड केयर के लिए बनाया है, जिसमें हम लोग अच्छे ढंग से हमारे डॉक्टर, हमारे नर्स और स्टाफ कोविड पेशेंट के लिए सहायता प्रदान करेंगे। उनकी देखभाल, उनकी सुरक्षा, उनके स्वास्थ्य सेवा की बात वहाँ पर ढंग से की जाएगी। मरीज के परिजन है, जो कोविड मरीज के परिजन है, वो लगातार शहर में कई कोविड केयर सेंटर चल रहे हैं, इसके बाद भी उनको बेड नहीं मिल रहा है। अगर ये आप सुविधा दिए हैं तो क्या उसकी प्रक्रिया है, थोड़ा बताइए। देखिए, सवाल है कि प्रक्रिया तो वही है कि कोविड जिसको है उसका पॉजिटिव रिपोर्ट उसके पास होनी चाहिए, ताकि उस सेंटर में हम उनको ले सकें। अन्य बीमारियों के लिए अलग बेड है,
अलग बेड पर लोग पेशेंट जा रहे हैं, उनका अलग इलाज हो रहा है, लेकिन जो स्पेशली कोविड संक्रमित हैं उनको पॉजिटिव रिपोर्ट उनको करा करके वहाँ जाना चाहिए और उसके वैसी स्थिति में उनका उपचार वहाँ जो कोविड का गाइडलाइन है उस पर उनका किया जाएगा। लगातार ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर आवाज़ उठते रहे हैं कि निजी अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर की किल्लत रहती है, उसको देखते हुए क्या कुछ व्यवस्था किया गया? देखिए वहाँ पर भी देखिए ये तो सडनली जिस कदर से कोविड बढ़ रहा है पूरे देश में, पूरे मुजफ्फरपुर में या पूरे बिहार में, सब जगह हर राज्यों में, तो ये इतना एक्सपेक्टेशन नहीं था कि इतना ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ सकती है। लेकिन सरकार, हम लोग प्रयत्नशील हैं, हम भी हॉस्पिटल के लिए प्रयत्नशील होंगे कि हमें भी यहाँ जहाँ से ऑक्सीजन मिलता है, हमने जिलाधिकारी से भी बात की है, उन्होंने भी कहा है कि अगर किसी तरह की कोई परेशानी होगी तो बताएंगे, हम ज़रूर ऑक्सीजन की व्यवस्था रखेंगे ताकि किसी पेशेंट को ऑक्सीजन की ज़रूरत हो तो उसको परेशानी नहीं हो, उनको ऑक्सीजन मुहैया किया जा सके, दिया जा सके। फिलहाल 90 बेड का कोविड केयर सेंटर खोला गया है, अगर आगे ज़रूरत पड़ी तो क्या इसे बढ़ाया जा सकता है? देखिए अब सवाल ये उठता है कि उसमें 300 बेड का वो हॉस्पिटल है तो उसमें लगभग 100 बेड और इसके रास्ते अलग किए गए हैं क्योंकि संक्रमण दूसरे पेशेंट को नहीं हो, दूसरे लोग संक्रमित नहीं हो, ये भी ख्याल रखा गया है। इसलिए इसकी आवश्यकता होने पर अब लाचारी होगी, कोई विचार किया जाएगा। ऐसे अभी इसकी व्यवस्था ये लगभग 90 बेड की ही की गई है जो सेपरेट ढंग से हम उतने लोगों की अच्छी तरह से सेवा कर सकें, ये हमारा उद्देश्य है। बिल्कुल, तो ये जो कोरोना संक्रमण के मरीज हैं उनके लिए एक अच्छी खबर है और पूर्व मंत्री के द्वारा एक अच्छी पहल भी की गई है, जहां इस कोरोना काल में मरीज के जो परिजन हैं वो लगातार बेडों के लिए इधर उधर भटक रहे हैं, उनको बेड नहीं मिल रहा है, उनको और सुविधा नहीं दी जा रही है। इसको देखते हुए पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा के द्वारा यह पहल की गई है। तो हम समझते हैं कि आप लोग भी अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें, सरकार के नियमों का पालन करें। मैं अपने सहयोगी विकास के साथ सोनू शर्मा, सिटी न्यूज़, मुजफ्फरपुर। मुक्तिधाम में लगातार बढ़ रही शवों की संख्या के बाद कई नई परेशानी खड़ी हो गई है, जिससे आम लोग काफी परेशान हैं। देश भर में कोविड के मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा और मृतक की संख्या में तेजी के बीच अब शमशान घाट भी चिंता बढ़ गई है। लगातार बढ़ रहे शवों के आने से जहां दाह संस्कार के लिए लकड़ियों की हुई आफत, तो अब जिला प्रशासन और नगर निगम ने भी खड़े कर लिए अपने हाथ। कोविड मरीज के इलाज में लगातार हो रही लापरवाही और ऑक्सीजन की कमी से जहां सिस्टम के तमाम दावे की पोल खोल कर रख दिया है, वहीं अब जीने में सहभागिता की अपनी नैतिक जिम्मेदारी से भाग रही स्वास्थ्य विभाग और सिस्टम का यह दोहरा और कागजी रूप थमा ही नहीं कि अब मरने के बाद भी चिताओं को जलाने की समस्या उत्पन्न हो गई है। ताजा मामला जिला का है, जहां कोविड के मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा जारी है, तो मृतकों की संख्या में भी चिंता बढ़ गया है और अब इसको लेकर अपनी दास्तां खुद मुजफ्फरपुर के चिताभूमि मुक्तिधाम के स्वयंसेवक ने बताया है। जो स्थिति है एवरेज 3400 कोविड और जनरल जो भी कारण से मौतें हो रही हैं वो लगातार बढ़ रही थी। लगातार अंकल ने जब मुझसे कहा तो मैं परसों से कंटिन्यू आ रहा हूं और जहां तक सवाल है नगर आयुक्त से परसों मैंने बात की तो 4 स्टाफ उन्होंने उसी दिन बढ़ा दिया। आज भी मैंने उनसे स्टाफ की किल्लत के विषय में कहा, चूँकि हो क्या रहा है कि कुछ स्टाफ ज़्यादा कमा लिए तो वो फिर नहीं आते हैं, तो 6 स्टाफ आज उन्होंने और बढ़ा दिया है। जहाँ तक सवाल है अभी लकड़ी का जो शॉर्टेज की बात आई है, लकड़ी के लिए हम लोगों ने अपने स्तर से, जैसे लेप्रोसी मिशन के पास 50 क्विंटल लकड़ी मिला, तो चूँकि गाड़ी ढोने वाले की भी शॉर्टेज है, तो निगम नगर आयुक्त से मैंने बात की तो तुरंत उन्होंने काऊ कैचर भेजा है। आज मैंने सुबह डीएम से भी बात किया कि सर 100 जलाने के लिए लकड़ी की ये हालात हैं, तो उन्होंने कहा कि संजय जी मैं देखता हूं कि मैं तुरंत व्यवस्था लगाता हूं। लेकिन नगर निगम एक सक्षम भूमिका निभा रहा है, लेकिन जिला प्रशासन का अभी तक रवैया थोड़ा ढुलमुल सा नज़र आ रहा है। मैं इतना ही कहूँगा, कोरोना ने अपनों की पहचान करा दी। इस दुख के घड़ी में आप भी सभी सैल्यूट के हकदार हैं और जो भी लोग यहाँ आते हैं आंसुओं में डूबे हुए आते हैं, कम से कम यहाँ आंसू रुलाने का काम
हम जिला प्रशासन के लोग, चाहे जनप्रतिनिधि, चाहे यहाँ का जो भी कार्य देखने वाले लोग हैं, कम से कम वो न रुलाएं। भी कमी नहीं है, हम लोग समुची व्यवस्था कर रहे हैं। जो व्यवस्था एक साथ जहाँ पर कैपेसिटी 8 से 900 को जलाने की है, वहाँ पर 34, 35, 40, 100 और 24 घंटा जो है यहाँ पर लोग लगे हुए हैं। इसके कारण सभी कर्मचारी और ये लोग जो थक भी जाते हैं, फिर दूसरे दिन बड़ी परेशानी आती है। ये परेशानियाँ हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे सफाई कर्मी, हमारे जो इसमें कार्य में लगे हुए व्यक्ति जो कि सरकारी हैं न भी नहीं सरकारी हैं, वो सभी लोग लगे हुए हैं और अच्छी तरह से कार्य कर रहे हैं। क्षमता कितनी है और अभी यहाँ की क्षमता 10-12 से ज़्यादा की नहीं है, लेकिन वो 10-12 को हम लोग बढ़ा करके 34-35 अभी हमारा चल रहा है। कैसे मैनेज कर रहे हैं ये सब मैनेज कर रहे हैं सभी लोगों को। यहाँ लकड़ी ख़त्म हो गई और लकड़ी भी नहीं आ रही है, लेकिन उसकी भी व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। हमारे संजू जी हमारे पार्षद हैं वो, और उसके बाद फिर हमारी और भी सहयोगी संस्थाएं हैं, वो सभी लोग अभी लगे हैं लकड़ी लाने में। और यहाँ पर जो बैठे हुए जो लोग हैं, हमारे अशोक जी, कितना लगभग आ जाता है प्रतिदिन? हाँ, अभी कितना प्रतिदिन आ जाता है? लगभग 34-35, लगभग 4 दिन से हम लोग के यहाँ 4 दिन से हम लोग के यहाँ लगातार आ रहा है। और आज भी जो है कम से कम 26 आज हो चुका है, और अभी पूरा समय बाकी है। 30 अभी तक हो 30 हो चुका, अभी भी समय बाकी है। शुल्क से ज़्यादा शुल्क लिए जाने की बीच में बात आ रही थी। वो कोई शुल्क यहाँ पर नहीं है, समूचा खर्च जो है वो लगता है। जैसे मान लिए कि हमने अगर 5100 रुपया लिया तो 3600 रुपया 3800 रुपया लकड़ी का लगता है। उसके बाद 800 रुपये लगभग वो उसके देवदार के बक्से का लगता है। फिर बाद में जो है उसको ढोने वाले हैं वो लेते हैं पैसा। उसके बाद जो है क्या नाम है कि वहाँ पर जलाने वाले पैसा लेते हैं। वो सब ले करके जो पैसा जो लिया जाता है, क्योंकि उससे ज़्यादा नहीं लें इसलिए एक जगह पर व्यवस्था की गई है और सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। कोई पैसा यहाँ पर उसके लिए कोई शुल्क नहीं है। मशीन के लिए और मशीन के लिए केवल 2700 रुपया है, और उसमें मशीन में 2700 रुपये में लकड़ी और उसे जलाना उलाना सब है, और जो कि वो खर्च है, कोई उसमें कोई कमाई नहीं की जाती। किल्लत की बात सामने आ रही थी, क्या सच्चाई है? क्या लकड़ी की किल्लत तो है, वो लकड़ी की किल्लत है, और उस लकड़ी की किल्लत को हम लोग झेल रहे हैं। हमारे जितने भी वेंडर्स हैं, इसमें 10 वेंडर थे, उस 10 वेंडर समूचे फेल हो गए हैं। और उसके बाद हम लोग कहीं कहीं से लकड़ी का जुगाड़ करके कि इन लोगों को, हमारे यहाँ जो व्यक्ति आए उनको कोई तकलीफ नहीं हो। और इसमें जिला प्रशासन की तरफ से हमें कोई भी व्यवस्था नहीं मिली है, लेकिन हाँ, जिला प्रशासन की तरफ से हमको नहीं मिली है। बढ़ते कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज को लेकर जिला प्रशासन सिकंदरपुर स्थित अल्पसंख्यक छात्रावास 100 बेड का कोविड अस्पताल शुरू करने का निर्देश दिया। कोरोना के बढ़ते संक्रमण से संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए सिकंदरपुर स्थित अल्पसंख्यक छात्रावास में 100 बेड का कोविड अस्पताल जल्द शुरू हो जाएगा। स्वास्थ्य विभाग की ओर से बनाया गया यह दूसरा कोविड डेडिकेटेड अस्पताल होगा, जहां कोरोना की जांच के लिए अलग से बेड लगाकर संदिग्ध मरीजों की जांच भी की जाएगी। साथ ही इस अस्पताल के लिए 6 चिकित्सक और पैरामेडिकल स्टाफ की प्रतिनियुक्ति भी की जाएगी। जिला सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी कमल सिंह ने बताया कि ग्लोकल डेडिकेट अस्पताल के बाद अब सोमवार से सिकंदरपुर स्थित अल्पसंख्यक छात्रावास में मरीजों की भर्ती करना शुरू कर दिया जाएगा, जहां 100 मरीज के लिए ऑक्सीजन के साथ बेड भी उपलब्ध रहेगा। इसका मुआयना करने का निर्देश अभी डीएम सर ने दिया है, लोग जा रहे हैं। रियाज शुरू हुआ तो हुआ, नहीं तो कल अवश्य शुरू हो जाएगा। 100 बेड अभी उसकी क्षमता है, जिसको 200 बेड बढ़ाया जा सकता है। इस तरह से ग्लोकल और अल्पसंख्यक छात्रावास को मिला करके 160 विथ सिलेंडर ऑक्सीजन पाइप हमारे यहाँ बेड की उपलब्धता हो जाएगी। तो इस स्थिति से अभी हालात नियंत्रण में है, कंट्रोल में है। अब रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। अब आ गया है आपके अपने शहर में
उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ पे उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट यहाँ मिल रही है। इसके अलावा 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, ऑपोजिट टू वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9334900888 और 7004320380। नॉर्थ बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम मुजफ्फरपुर में यूए एसोसिएट के सौजन्य से नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम खुला है और आप लोगों से यही भी निवेदन है कि एक बार इस शोरूम में आइए और इसके विस्तृत रेंज को देखिए, जो कि एक अच्छे रेंज के साथ एक अच्छी कीमत के साथ आपको मिलेगा। तो एक बार हम लोगों को आप सेवा करने का मौका दें। ST International School. If you want to give your child a strong foundation, the school of your dream. Play to 10th based on CBSE curriculum. हमारे यहाँ अनुभवी एवं प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बच्चों के देखभाल के साथ स्मार्ट क्लास द्वारा शिक्षण की सुविधा है। कक्षा 1 से 10 तक कंप्यूटर की मुफ्त शिक्षा के अलावे छात्र एवं छात्राओं के संगीत तथा नृत्य की शिक्षा की भी व्यवस्था है। पूरा स्कूल CCTV कैमरे से लैस है। स्कूल में बच्चों का नामांकन फ्री किया गया है। हमारे यहाँ अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए जरूर पधारें। हमारा पता है बांध रोड, शेखपुर अखाड़ा घाट, मुजफ्फरपुर। Our contact number is 8757652616 and 9955132616। हमारे स्कूल का कुछ मेन फीचर्स है, जैसे बच्चों की देखभाल करना। हमारे यहाँ पुस्तकालय वगैरह की पूरी अच्छी तरीके से व्यवस्था है। क्लासरूम सारा बना हुआ है। CCTV कैमरे से हमारा क्लासरूम डेकोरेटेड है। सिक्योरिटी के भी विजन से हमारा क्लासरूम बहुत प्रोटेक्टेड है। हमारे यहाँ जो भी शिक्षक शिक्षिकाएं आई हैं पढ़ाने के लिए, वो काफ़ी वेल एडुकेटेड हैं और वेल वर्स्ड भी हैं। हमारा विद्यालय भी चारों तरफ से बना हुआ है। हमारे यहाँ लैब बहुत अच्छे से बना हुआ है। कंप्यूटर की फ्री शिक्षा हम इस बार इसको दे रहे हैं। हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। ब्रेक के बाद आप सभी तमाम दर्शकों का जिले के नंबर 1 चैनल सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। मुशहरी थाना क्षेत्र के एक गांव की इंटर की छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म मामले में पुलिस ने 2 आरोपी को गिरफ्तार किया। मुशहरी थाना क्षेत्र के एक गांव में इंटर की छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। दुष्कर्म का आरोप बेला थाना क्षेत्र के धीरन छपरा गांव के ज्योति कुमार और मुशहरी थाना क्षेत्र के बेदौलिया गांव निवासी सूरज कुमार पर लगाया गया है। इस घटना का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार घटना बीते 7 अप्रैल की है, जहां शौच के लिए घर से निकली छात्रा को आरोपी ज्योति और सूरज ने अपहरण कर सुनसान जगह ले जाकर कई घंटों तक दुष्कर्म किया। साथ ही आरोपित ने इसका वीडियो भी बना लिया। इसके बाद बेहोशी की हालत में घर के समीप छोड़ भाग निकले। वहीं घटना के बाद आरोपी युवक ने वीडियो वायरल कर दिया। वीडियो सामने आने के बाद परिजनों ने इस घटना की शिकायत मुशहरी थाना में की। मुशहरी थाना में कांड के अग्रतर कार्रवाई के लिए महिला थाने को इस केस की जिम्मेदारी सौंपी है, जिसके बाद महिला थाना की पुलिस ने केस के अनुसंधान के लिए पीड़िता के बयान और उसकी मेडिकल जांच कराकर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। घटना के संबंध में पीड़ित छात्रा के परिजनों ने बताया कि गांव के ही समीप 2 युवक ने इस घटना को अंजाम दिया है। उन्होंने पुलिस प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। घर के साथ रोड है, बगल में मूंग के खेत है, उसमें बाथरूम करके अवैध रहे लैट्रिन से 2 गाड़ी से 2 लड़का ले मुँह झाँप के पीछे हाथ का झोटा पकड़ के गाड़ी पर बैठा के बांध के नहर के ऊपर ले गए। फिर गाड़ी लगा के वो सब उधर गए आ तब फिर वहाँ से भगल नुका गए पेड़ तर। फिर वहाँ से बोले कि फेन एगो रही जो धराइल से झोटा धो के पकड़ के घींच के ले जाके दोनों बेरा बेरी बलात्कार कर ले। एगो का पहला बेर कले से ओकरा फोटो वीडियो नहीं बनाया, दूसरा बेर कले तो वो पहला वाला वीडियो बना लिया। वीडियो बना कर बोला तो फिर बहुत रोई कहानी कल्पी कि मेरा लाइफ तो बर्बाद करिए दी। तो फिर साथ में वीडियो उड़ा दिए तो नहीं उड़ाएंगे तो तुमको फिर ब्लैकमेल करेगा, फिर बुलाएंगे
तो नहीं वीडियो आया। तब घर पर जाकर किसी को कही ना, तब आप 10 बजे रात में बिस्कुट बेच कर जाती जाएगी तो उसको हम जान से मार देंगे, गोली मार देंगे, भाई को मार देंगे। इसके लिए डरे, घर में किसी को नहीं बताए। जब इतना दिन बीत गया तब वो लड़का फिर सब तर मोबाइल पर सबको छीट दिया। सब देखे तो वह बोले, तो पूछल गए तो कहले हाँ सच बात है, हमारा ऐसे के कांड भोला खाने। कौन कौन लड़का है? एगो लड़का के नाम कथी, कहाँ का सब रह रहा है? एगो बेदौलिया का है, एगो धीरनपट्टी का है। पहले से उन सबसे कोई संपर्क नहीं है, कुछ संपर्क नहीं है उनसे। तब ने इतना एक रात में 36 को वीडियो उसको साथ बनाया, दोनों मिलकर। अच्छा, घटना कहीं आ गया है? 7 तारीख के। 7 तारीख के कब के? ये दोपहर की रात के? रात का टाइम है, रात में गया था बर्थ में। क्या बजे? या 11 की 10:30 नहीं थे, टाइम था, टाइम नहीं देखे। आप लोग को पता नहीं चला? नहीं बताया। कैसे तब पता चला आप लोगों को? आप लोगों को कैसे पता? मोबाइल पर सब पर छिटाया, तब देखे, तब पहचाने, तब बोले, तब इनको बच्ची पहचाने। गायब थी या बेला ऑक्सीजन प्लांट में 6 कर्मचारी कोरोना संक्रमित होने के बाद जिला प्रशासन ने प्लांट में बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक लगा दी। जिले में एक बार फिर से कोरोना से संक्रमित मरीजों के इलाज में ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, क्योंकि बेला स्थित ऑक्सीजन प्लांट के अधिकारी समेत 6 कर्मियों के कोरोना से संक्रमित होने के बाद प्लांट में बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक लगा दिया गया है। वहीं परिसर में सैनिटाइजेशन पर जोर दिया जा रहा है। प्लांट में अतिरिक्त कर्मी लगाकर ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है। आपूर्ति बाधित ना हो, इसीलिए दामोदरपुर स्थित पाटलिपुत्रा गैस एजेंसी को मेडिकल ऑक्सीजन निर्माण का आदेश जारी कर दिया गया है। पाटलिपुत्रा गैस एजेंसी से सोमवार से ऑक्सीजन की आपूर्ति शुरू हो जाएगी। वहीं जिला सूचना जनसंपर्क पदाधिकारी कमल सिंह ने बताया कि जिले में ऑक्सीजन का दूसरा प्लांट शुरू हो जाएगा, जिससे ऑक्सीजन की कमी दूर हो जाएगी। पॉजिटिव कर्मी पाए गए सूचना मिली है, लेकिन इसके कारण ऑक्सीजन की आपूर्ति में कोई बाधा नहीं आएगी। अभी भी 800 से 900 सिलेंडर प्रतिदिन उत्पादन हो रहा है। सिर्फ मुजफ्फरपुर ही नहीं बल्कि कई अन्य जिलों में भी आपूर्ति की जा रही है। उधरपुर परसों से ऑक्सीजन का उत्पादन करना शुरू कर देगा, जिसकी क्षमता 1000 लगभग 1000 सिलेंडर प्रतिदिन है। ऐसे में यदि सब कुछ ठीक ठाक रहा तो 2 दिनों के बाद भरपूर ऑक्सीजन की पर्याप्त उपलब्धता यहाँ सुनिश्चित होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। मिठनपुरा थाना क्षेत्र के छोटी कल्याणी चौक स्थित धोबिया गली के एक घर में चोरों ने निशाना बनाते हुए लाखों के सामान की चोरी की घटना को अंजाम दिया। जिले में चोरों का दहशत जारी है। आए दिन कोई न कोई घर चोरों के निशाने पर रहता ही है। ताजा मामला शहर के मिठनपुरा थाना क्षेत्र के छोटी कल्याणी रोड के धोबिया गली की है, जहां राजद नेता रंजित रजक के घर में चोरों ने निशाना बनाते हुए बीती रात लाखों के सामान पर हाथ साफ किया है। चोरों ने इस चोरी की घटना को उस वक्त अंजाम दिया जब घर बंद था। घर के सभी लोग एक शादी समारोह में शामिल होने संबंधित के घर गए हुए थे। इसी का फायदा उठाकर चोरों ने छत के रास्ते घर में दाखिल हुए और फिर नकदी सहित लाखों के सामान चोरी कर ले गए। राजद नेता रंजित रजक व उनकी पत्नी ने बताया कि हम लोग शादी में गए हुए थे। इसी का फायदा उठाकर बीती रात चोर ने छत के जरिए घर में प्रवेश कर हमारे भाई सोनू कुमार के कमरे से करीब 60 से 70 हज़ार रुपये के जेवर और हमारे कमरे से 30 हज़ार रुपये कैश ले गए। उन्होंने बताया कि इस घटना की शिकायत स्थानीय थाना में की गई है। आए थे शादी में और मेरे देवर उवर भी गए हुए हैं शादी में, तो हम लोग आए, मेरे ससुर जी आए छत पे तो देखे तो ताला, दोनों रूम का ताला टूटा हुआ था और मेरे रूम से कैश चोरी हुआ है और मेरे देवर का रूम में से जेवर सारा चोरी हो गया हुआ है। कहाँ गए थे आप लोग? हम लोग शादी में गए हुए थे, वो मेरे ननद का जयदी का शादी था। कब गए थे आप लोग? हम कल परसों तरसों से निकले हुए थे। हम कल गोतनी के यहाँ ननद के यहाँ गए। घर पे कोई नहीं था? घर पे थे, पापा थे, पापा नीचे थे, उतना पापा ऊपर नहीं आते हैं, तो दोनों ऊपर ही रूम से चोरी हुआ है और छत पर से आके चोरी हुआ है, नीचे से चोरी नहीं हुआ है। क्या क्या गायब हुआ है घर से? मेरे रूम में से पैसा कैश 30 हज़ार चोरी हुआ है, उनके रूम से जेवर सब चोरी हुआ है। लगभग कितना टोटल होगा संपत्ति? 1 लाख के लगभग होगा। आज के लिए बस इतना ही। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।